म्यूचुअल फंड का फायदा, एसआईपी का फायदा डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से। एक भाई उधर रहता है, एक भाई उधर, एक भाई, वो घर थोड़ी, वो मकान है। वो जीते जी भाई नहीं रह रहे हैं, वो अलग अलग अनजान लोग रह रहे हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में आपका पैसा जाता है। मान लो 5,000 रुपये महीना आप दे रहे हो, तो वो 5,000 रुपये महीना उन सारी कंपनियों में थोड़ा 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 करके जाता है। अभी एक वाक्य शेयर करता हूँ। अभी एक चालाक इंसान से मिला मैं, म्यूचुअल फंड के बारे में एक बड़ी चालाकी बताई मुझे, तगड़ी वाली चालाकी उसने ये बताई। म्यूचुअल फंड कर रखा है उसने। तो भाई साहब बताते हैं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, तब वो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में। और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है, तब वो एसआईपी करना बंद कर देते हैं। तो इनसे उनको हमेशा प्रॉफिट ही मिलता है, लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि ये निहायती बेवकूफ़ी भरा काम है, आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उनको भी मैंने समझाया कि क्यों नहीं करना भैया, आगे से ऐसा एसआईपी हमेशा रेगुलर करते रहना चाहिए। और गिरते हुए मार्केट में तो ये आपको बचाता है, एवरेजिंग करके ज़्यादा फायदा देता है। खैर आगे हम बात करेंगे इन चीज़ों को, अभी रुको, थमो। सबसे पहले एक चीज़ समझो, म्यूचुअल फंड का फायदा, एसआईपी का फायदा डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से। डाइवर्सिफिकेशन, ये कुछ भारी भरकम शब्द मैंने बोल दिया लग रहा है, मारा गोली मत समझो। डाइवर्सिफिकेशन छोड़ दो, नहीं मैंने नहीं बोला, समझाता हूं। देखो, मान लो एक घर में 3 भाई रहते हैं और तीनों भाई में बड़ा प्रेम है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की तरह। वो 4 थे, इधर 3 है मान लेते हैं। तीनों में से एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और एक लॉयर है। और किसी वजह से मान लो इंजीनियर भाई साहब की रिसेशन की वजह से नौकरी चली जाती है और 6 महीने तक इनकी नौकरी नहीं रहती। लेकिन कोई भी फाइनेंस की तकलीफ इनको नहीं आती, क्योंकि बाकी जो 2 भाई हैं इनके परिवार को बैकअप कर देते हैं। वो इनके परिवार को जो भी खर्चा उर्चा जरूरत होता है वो लोग कर देते हैं, क्योंकि तीनों भाइयों में प्यार है ना। घर तो ऐसा ही होता है, वो घर तो उस घर को तो मैं घर मानता ही नहीं जहां पर अगर 3 भाई हैं और तीनों भाई अलग पड़े हुए हैं, एक भाई उधर रहता है, एक भाई उधर, एक भाई, वो घर थोड़ी, वो मकान है। वो जीते जी भाई नहीं रह रहे हैं, वो अलग अलग अनजान लोग रह रहे हैं। वो एक पिता के जन्मे 3 लोग जरूर हैं, लेकिन तीनों में सिर्फ नाम का रिश्ता है, रिश्ते का मतलब तक वो 3 लोग नहीं जानते। मैं तो ऐसा मानता हूं। तो घर इसी को कहते हैं जहां 3 भाई सम्मिलित मिलजुल करके रहते हैं। एक को कोई तकलीफ आए तो बाकी 2 उसको बैकअप करने आ जाए, किसी को कोई तकलीफ आए तो बाकी लोग उसके लिए जान देने आ जाए। तो ऐसा ही प्यार वहां पर था। इंजीनियर भाई साहब की नौकरी 6 महीने तक नहीं रही, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल कोई तकलीफ उनको कभी नहीं आई 6 महीने तक, बाकी 2 लोगों ने बैकअप कर दिया। अब ऐसे ही मान लो कभी डॉक्टर की नौकरी नहीं रही तो बाकी लोग उनको बैकअप कर देंगे, कभी लॉयर की नहीं रही तो बाकी लोग बैकअप कर देंगे। म्यूचुअल फंड कुछ ऐसा ही होता है। अब यहां वो जो घर है, जिस घर को तीनों भाई मिलकर के चला रहे हैं, हा? उस घर को समझ लो म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में आपका पैसा जाता है। मान लो 5,000 रुपये महीना आप दे रहे हो, तो वो 5,000 रुपये महीना उन सारी कंपनियों में थोड़ा 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 करके जाता है। वो कौन डिसाइड करता है? जो म्यूचुअल फंड कंपनी के जो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कौन सी कंपनी में, कौन सी कंपनी के शेयर में कितना पैसा लगना है। हमें आपको तो पता भी नहीं चलता भैया किस में कितना पैसा गया। अब मान लो कि आपने जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी म्यूचुअल फंड आपने चुना है, कैसे चुनते हैं वो भी लास्ट में बताऊंगा, डोंट वरी। आज सारे सवालों का जवाब मैं कोशिश करता हूं, सब दे देता हूं आपको। पहले जो समझा रहा हूं समझिए। मान लो आपने जो एक म्यूचुअल फंड चुना है, उस म्यूचुअल फंड में ब्रिटानिया में भी, ब्रिटानिया का भी शेयर है, इन्फोसिस का भी शेयर है, एमआरएफ का भी शेयर है, डीमार्ट एवेन्यू उसका भी शेयर है, एशियन पेंट का भी शेयर है। अगर आप इन सारी कंपनियों का नेचर देखो तो ये सारी कंपनियां बिल्कुल अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। ब्रिटानिया बिस्कुट बनाती है, एफएमसीजी सेक्टर में आ गई। इन्फोसिस का नाम लिया, वो बिल्कुल आईटी सेक्टर में काम करती है। मैंने एमआरएफ का नाम लिया, वो टायर वाले सेक्टर में काम करती है। डीमार्ट का नाम लिया, वो चाय साबुन तेल मंजन बेचने वाली उसमें काम करती है। यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि आईटी सेक्टर डाउन हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब आईटी सेक्टर जब डाउन हुआ तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, जितनी भी आईटी सेक्टर में कंपनियां हैं वो सब डाउन होगी। लेकिन बाकी सेक्टर हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो बाकी सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उन्होंने आपके पैसे को बचा लिया। जैसे इंजीनियर भाई की नौकरी गई थी तो बाकी डॉक्टर लॉयर ने बचा लिया ना उसको। डॉक्टर की नौकरी गई तो बाकी इंजीनियर लॉयर ने बचा लिया ना उसको। अब होता क्या है कि अगर आपने इंडिविजुअली शेयर में इन्वेस्ट करा है, आईटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रखा है, अब इन्फोसिस का शेयर गया डाउन तो आपका पैसा भी डाउन गया ना, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल नहीं हो,
तो इंडिविजुअल शेयर में इन्वेस्ट करने से अच्छा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको फिर से वही शब्द नहीं, वो शब्द दोबारा नहीं बोलूंगा, डाइवर्सिफिकेशन है। वैसे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी की चीजों में इन्वेस्टमेंट, ये समझ होता है, ये समझ लो भैया, ठीक है। जैसे इंजीनियर एक अलग ही नौकरी, डॉक्टर एक अलग टाइप की नौकरी, लॉयर एक अलग टाइप की नौकरी। अब तीनों भाई मान लो अगर इंजीनियर होते और रिसेशन आ गया होता तो तीनों की नौकरी चली जाती, फिर घर कौन चलाता? समझ रहे हो? म्यूचुअल फंड का ये फायदा है कि अलग अलग कैटेगरी में आपके पैसे लगे हैं। ये बड़ी अच्छी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, तो अलग अलग कैटेगरी में ही वो पैसे डालते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी सिर्फ आईटी सेक्टर में सारा पैसा डाल के रखी हो? ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा तो भैया आईटी सेक्टर डाउन होगा तो सब आपका फंड ही डाउन हो जाएगा। तो अब वो बेवकूफ़ तो बैठे नहीं हैं, वो हमसे और आपसे ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, फंड मैनेज करने में उनकी मास्टरी है, तो कभी ये गलती नहीं करेंगे। हमेशा डाइवर्सिफाई करके अलग अलग कैटेगरी की कंपनियों में वो डालते हैं, ठीक है। इससे हमारा फंड बेसिकली बच जाता है, लॉस में नहीं जाता। एक अगर डाउन हो भी रहा है तो दूसरा उसको बचा लेता है, अप कर देता है। दूसरे में कोई डाउन हुआ तो तीसरा उसको बचा लेता है। म्यूचुअल फंड का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपका फंड भैया एक गिरता है दूसरा बचा लेता है, आपका फंड पर किसी तरीके से आंच नहीं आती म्यूचुअल फंड में। ये सबसे बड़ा फायदा। मैं जो समझाने कुछ समझे कि नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। समझ गए? समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ समझ गए, चलो ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और मैं समझाता हूं आपको। 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपने सुना होगा। इसका मतलब मोटा मोटी देखो, ये समझो, जब हम कहते हैं लार्ज कैप तो बड़ी बड़ी कंपनियां, लार्ज कैपिटल, लार्ज कैप का मतलब लार्ज कैपिटल, जिसके पास बड़ा कैपिटल, जिसके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियां। मिड कैप मतलब ठीक ठाक वाली, स्मॉल कैप मतलब छोटी मोटी कंपनियां, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी म्यूचुअल फंड आप चुन रहे हैं ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये मेरा सलाह है कि हमेशा लार्ज कैप को चूज करें, मिड कैप स्मॉल कैप को चूज ना करें। हालांकि बहुत सारे लोग मिड कैप में भी करते हैं, बहुत सारे लोग स्मॉल कैप में भी करते हैं और बहुत मोटा मोटा प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि लार्ज कैप में करना सही है, ज़्यादा सेफ है बेसिकली लार्ज कैप में। देखो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी होती है ना, उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका लॉस बहुत बड़ा बड़ा नहीं होगा कभी। हाँ, अब यस बैंक की बात नहीं कर रहा या सत्यम की बात नहीं कर रहा, जो कंपनियां बड़ी होने के बावजूद एकदम बर्बादी हो जाती है, ऐसी बहुत कम होती हैं और बहुत ही कम होती हैं। ऐसे ना के बराबर तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि 100 में कोई एक आध निकल गई तो निकल गई, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है कि बैंकक्रप्ट ही हो जाए कंपनी। तो इनका प्रॉफिट भले ही बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन लॉस भी बहुत बड़ा नहीं होता है। लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं, एक साल में आपको 100% का रिटर्न नहीं देगी, लेकिन यह भी तय है कि एक साल में 100% इनका डाउन नहीं होगा, ऐसा भी होता है। लेकिन स्मॉल कैप में क्या होता है कि एक ही साल में आपको 100% का रिटर्न दे देगी, लेकिन यह भी होता है कि एक ही साल में आपको 100% का डाउन, यानी कि आधा कर दे आपका पैसा, यह भी होता है। तो स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, ऐसे ही मिडिल कैप में थोड़ा कम। लेकिन लार्ज कैप कंपनियों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें रिस्क कम होता है, इनमें रिटर्न बहुत ज़्यादा अगर नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में, मोबाइल ऐप में ही दिखाऊंगा सब कुछ कि कैसे हम चूज़ करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, और उसका परसेंटेज हम कैसे देखते हैं, वो सब आज सब दिखाने वाला हूँ, लाइव आपको शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके सब दिखाऊंगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि लार्ज कैप में, हाँ स्मॉल कैप में वो लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ी एक्सपर्टीज है, जिनको कंपनियां परखने की समझ है, जिनको पता है ये कंपनियां कैसा, इसका फंडामेंटल है, कैसा बैकग्राउंड है। देखो, नई कंपनी ऐसा नहीं खराबी होती है, नई कंपनी वो भी तो होती है, अभी भी नए नए कंपनी शेयर मार्केट में घुसी है, लेकिन बड़ा स्ट्रांग बैकग्राउंड है, बड़ा अच्छा काम कर रही है मार्केट में, बड़े तगड़े मैनेजमेंट है, और समझने वाले लोग समझ चुके हैं अरे 50 साल में तो कंपनी धुआं उड़ा देगी, तो उसमें अभी घुस गए। इतनी समझ होनी चाहिए। लेकिन मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनको ज्यादा समझ इस मार्केट की नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए मैं कहता हूं कि लार्ज कैप में जाइए, वो ज्यादा सेफर है और रिटर्न अच्छा देती है वो। स्मॉल कैप की तरह नहीं, स्मॉल कैप कई बार, लेकिन वही पता ना, स्मॉल कैप में भैया 100% दे देगा, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 100% गिर भी जाए, तो पैसे का रिस्क वहाँ पर ज़्यादा है। इसीलिए लार्ज कैप में जाइए, अच्छी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर और अच्छा काम कर रही होती हैं, जिसमें अच्छा रिटर्न भी आपको मिलता है।